अपने देश में लगातार कृषि जोत घट रही है और कृषि में लागत बढ़ रही है। ग्रामीण रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर झारखंड रांची के ओरमांझी प्रखंड के युवा किसान राजाराम साहू आज कृषि के क्षेत्र में सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। इस बार उन्होंने ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से तरबूज की खेती की और वे तरबूज की फसल खेती करके लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। झारखंड वन संपदा मामले में अन्य राज्यों की तुलना में काफी संपन्न है। झारखंड में घने वन और पहाड़ियों का नजारा देख मन खुश हो जाता है। पहाड़ियों से घिरा ऐसा ही एक क्षेत्र है रांची का ओरमांझी प्रखंड, जहां पर तरबूज की खेती बाड़ी खूब फल फूल रही है। यहां रहने वाले युवा किसान राजाराम साहू 35 एकड़ खेत में ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से तरबूज की खेती करके न केवल अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, बल्कि इससे अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। मैंने अभी तरबूज की खेती लगभग 35 एकड़ में लगा रखी है, जो कि काफ़ी अच्छा फसल हुआ है इस बार। और अभी 35 एकड़ में जो है लगभग तरबूज की खेती मेरा लगभग जो है अंतिम तुड़ाई मेरा चल रहा है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। लगभग फर्स्ट हार्वेस्टिंग में हमने जो है 17 से लेके 20 टन पर एकड़ लिया और सेकेंड हार्वेस्टिंग में लगभग 6 टन पुनः दोबारा जो है सेकेंड हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं। एक सप्ताह बाद में जो छोटा फल होता है उसको छोड़ देते हैं, तो उसका भी साइज बन गया, अच्छा बना और अभी अंतिम तुड़ाई चल रहा है। और लगभग 35 एकड़ में जो है लगभग 700 टन जो है तरबूज का जो है मतलब उत्पादन हुआ और काफ़ी हम संतुष्ट हैं तरबूज के उत्पादन से और तरबूज के रेट से भी संतुष्ट हैं, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत अच्छा थी और सीजन भी हम लोग का पकड़ा गया अच्छा। उधर त्यौहार था, रामनवमी था और ईद था, तो सब कुछ जो है बैलेंस में रहा और मौसम भी बहुत अच्छा साथ दिया, तो कुल मिला के जो है मुनाफा अच्छा हुआ हमको। और बाकी बात तो भाई कैसे किसानी का काम ही हम लोग का है कि मौसम में डिपेंड रहते हैं। पत्थर पानी से थोड़ा डर तो लगता है जब तरबूज तैयार रहता है। तो तरबूज की खेती के लिए इन्होंने सबसे पहले खेत में पड़े पुराने फसल निकलवाया और इसके बाद खेत की अच्छे से जुताई कराई। 4 फीट की दूरी पर मेड़ों का निर्माण कराया, ऊपर से प्लास्टिक मल्चिंग को लगवाया और मल्चिंग सीट में 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए तैयार पौधों की रोपाई की। इसका जो है नर्सरी हमने किया था दिसंबर महीने में और ट्रांसप्लांटिंग किए इसको 20 जनवरी को। और ट्रांसप्लांटिंग के समय जो है काटते हैं वहाँ थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, क्योंकि जब छोटा पौधा रहता है तो होता क्या है कि वो वर्मी कंपोस्ट सामने खाद उसको मिल गया, तो वो क्या होता है कि थोड़ा तेजी से हरापन लेके बढ़ता है। 90 सेंटीमीटर में एक जो है हम लोग करते हैं। ज़्यादा घना लगाने से क्या होता है कि ज़्यादा घने से फल में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। 1 एकड़ में जो है मेरा टोटल 3200 से 3400 पौधा लगता है 90 सेंटीमीटर में, तो पौधा भी कम लगा भी अच्छा हुआ, ये फायदा होता है। और दूसरा बात, बीच बीच में जो है नीम तेल का छिड़काव करना पड़ता है। 10,000 ppm का सबसे अच्छा हम लोग मान के चलते हैं। और नीचे से जो है आप इसमें जो है डीकम्पोजर चला सकते हैं। डीकम्पोजर जो हम लोग का ऑर्गेनिक है, बिल्कुल जो है जितना मतलब वेस्ट जो रहता है उसको कंपोज करके पौधा तक पहुंचाने में ये है। और डीकम्पोजर भी करते हैं। इन्होंने ड्रिप और मल्चिंग के लाभों को गिनते हुए कहा कि ड्रिप से सिंचाई जल की काफी बचत होती है, साथ ही इसके माध्यम से खेतों आसानी से कर सकते हैं। बताया कि मल्चिंग के माध्यम से खेती करने पर खेत में ज्यादा खरपतवार नहीं उग पाते और पानी का बाष्पीकरण भी कम होता है। इतना ही नहीं, मल्चिंग के माध्यम से खेती करने पर पौधों की बढ़वार और फल की क्वालिटी भी अच्छी होती है। जैसे बेड बन गया, बेड बनने के बाद में जो है आपका छेद उद हो गया, लग गया। पूरा लगने के बाद में देखिए इसमें देखना पड़ता ये है कि कहीं कोई कीड़ा या फिर माइट्स, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बहुत देखा कि किसान माइट से परेशान हो जाते हैं। अब देखिए उसमें जब जैसे आपका
माने 27 डिग्री से ऊपर जाता है। और आपको जो है नीम ऑयल, कुछ लगे बीमारी या ना लगे, हम जो है हर सप्ताह जो है इसमें नीम का तेल इस्तेमाल करते हैं। और डीकम्पोजर जो है ड्रम में अपने से बना, उसको ड्रम में बना के जो है रोपाई के दिन, जिस दिन रोपाई के लिए जो हम लोग सिंचाई करते हैं, उसी में जो है डीकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी का नतीजा है कि हम लोग क्षेत्र में बिल्ट का बहुत भारी समस्या आया, और उस खुशनसीब किसानों से हम है जो कि इस समस्या से जो है थोड़ा बहुत आया, लेकिन नियंत्रण हो गया, मेरा खुद ब खुद नियंत्रण हो गया। क्योंकि मेरा एक प्लॉट में जहां हमने रासायनिक खेती किया था वो पूरे का पूरा बड़ा बैठ गया, और जहां ऑर्गेनिक था वहां तरबूज भी अच्छा हुआ, तरबूज का टेस्ट भी अच्छा हुआ, और तरबूज का रेट भी जो है हमको 2 रुपया और किसान से ज्यादा मिला, क्योंकि मिठास स्वीटनेस बहुत अच्छा था उसका। हाँ देखिए, इसमें जो है फल भी बहुत अच्छा साइज का आया है। ये आप देख सकते हैं कि फल काफी अच्छा है और ठोस फल है, इसका छिलका मोटा है और टिकाऊपन फल है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती का फल है। ढुलाई हो रहा है अभी, और काफी चमकदार फल है, मजबूत फल है, टिकाऊ फल है, स्वीटनेस अच्छा है तरबूज में। मतलब थोड़ा सा इसका एज भी अब हो गया है, चूँकि एक जा रहा है तो थोड़ा सा अब ये इसका आयु भी ये हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब अभी पीला पड़ना शुरू हो रहा है पत्ता। तो 35 एकड़ में 700 टन जो है इसका उत्पादन हम लिए, और ऑन एवरेज इसका रेट जो है कभी 13 बेचे, कभी 12 बेचे, कभी 6 बेचे, कभी 5 बेचे, कभी 7 बेचे, हर रेट में बिका। क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया में था तो रेंज लगाए थे, तो अभी अच्छा रेट मिला, कभी कुछ कम मिला। तो ऑन एवरेज जो है 9, हम लोग अगर इसको अगर 700 को अगर 9 से अगर गुना करते हैं तो आपका जो है मोटा मोटी मतलब 63 होता है ना। और इसमें खर्च मेरा जो है लगभग वही मान के चलिए 27 से 28 लाख रुपया खर्च पड़ा। तो इसको अगर शुद्ध आमदनी से इसको हम लोग माइनस करते हैं तो लगभग वही इसको 36 लाख रुपया शुद्ध आमदनी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आप भी जैविक तरीकों को अपनाते हुए कृषि उन्नत विधियों से खेती करें, से स्थिति तो सुधार ही सकते हैं, साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। भेड़ पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत अधिक निवेश की भी आवश्यकता नहीं होती। भेड़ पालन के लिए भेड़ की विभिन्न नस्लें हैं जिसे पाल करके किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। यदि बात करें भेड़ की मारवाड़ी नस्ल की, तो इसे किसान कम खर्च में पालकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप भेड़ की मारवाड़ी नस्ल का पालन कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य करने के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। हालांकि अधिकांश किसान गाय, भैंस, भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, जिनके पालन से वे अच्छी आय भी कमाते हैं। इस पशुपालन में भेड़ पालन किसानों के लिए एक अच्छी आय का जरिया साबित हो रहा है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है
और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। आज हम बात करते जा रहे हैं भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस नस्ल के पालन से किसानों को अच्छी क्वालिटी की ऊन और मांस तो मिलता ही है। इसके अलावा इस नस्ल की भेड़ों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इन्हें सब खूबियों को देखते हुए हमारे राज्य के किसान सर्वाधिक रूप से मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों का पालन करते हैं। राजस्थान में मारवाड़ी भेड़ सर्वाधिक रूप से जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, पाली जिलों में पाली जाती है। किसान भाइयों, जहां तक इस नस्ल की भेड़ों की पहचान के लक्षणों की बात है, तो इस नस्ल की भेड़ों का मुंह काला होता है, गर्दन के बाद का भाग सफेद होता है, कान छोटे और मुड़े होते हैं, इसकी टांगे लंबी होती है लेकिन पूंछ छोटी होती है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों के आधार पर इस नस्ल की भेड़ों की पहचान करके पालन कर सकते हैं। जहां तक इसके आहार प्रबंधन की बात है, तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा बबूल, खिजड़ी की लूम, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। किसान भाइयों, भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना जरूरी होता है, जिसको किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर भेड़ों को खिला सकते हैं, जिससे इनके आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने के लिए जरूरी अव्यय इस प्रकार से हैं: मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं या धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ, ग्वार, बाजरा, अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भेड़ को कौन सा आहार कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो इसके लिए भेड़ को प्रतिदिन प्रति पशु सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 200 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपके पास चराई की अच्छी व्यवस्था है तो अपने भेड़ों की चराई करवाएं, जिससे आपको भेड़ों को ज्यादा दाना बाट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इनके आहार पर आने वाले कुल खर्चे में भी कमी आएगी। इस तरह किसान भाइयों, आप इस नस्ल की भेड़ों की देखरेख और उनका प्रबंधन सही तरीके से करते हो तो आपको प्रति भेड़ प्रति वर्ष उनका उत्पादन 1.5 से 2.5 किलोग्राम मिलेगा। इस नस्ल की भेड़ों के उनका उपयोग गलीचा और कारपेट बनाने में काम आती है, जिस कारण किसानों को इसके ऊन का अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, इस नस्ल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक में संपर्क कर सकते हैं। इस तरह जो किसान भाई इन सभी खूबियों को देखते हुए भेड़ की मारवाड़ी नस्ल को पालना चाहते हैं, तो आप इस नस्ल की भेड़ का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर
जिला सवाई माधोपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आगामी 2 दिनों के दौरान 22 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 38 से 41% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 13 से 14% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बगीचों में लगाए गए नए पौधों में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए पौधों के चारों तरफ घास की पलवार बिछाएं। खाली हुए खेतों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई के बाद खुला छोड़ दें ताकि तेज गर्मी से भूमिगत कीटों व रोगों के बीजाणु नष्ट हो सकें। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस यानी कि एनपीवी 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव फूल आने के समय करें और दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद बेसिलस थुरिजिएंसिस 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च की फसल में थ्रिप्स कीट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 48 FS 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें और पौध उपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर पौधों का उपचार करें। इस महीने खेत खाली होने पर मिट्टी की जांच जरूर कराएं ताकि मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, लोहा, तांबा, मैग्नीज व अन्य की मात्रा और फसलों में कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में डालनी है इसका पता चल सके। नया बाग लगाने के लिए गड्ढे अभी से खोद दें ताकि धूप से कीटों और बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके। बड़े फलदार पौधों जैसे बेलपत्र, आंवला के लिए 1x1x1 मीटर का गड्ढा और छोटे फलदार पौधों जैसे अमरूद, अनार, मौसमी, किन्नू आदि के लिए 60x60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदें। महीने के आखिर में इन गड्ढों में आधा ऊपर वाली मिट्टी और आधी कंपोस्ट में नीम की खल मिलाकर पूरी तरह से ऊपर तक भर दें और इस गड्ढे में बरसात के समय चयनित पौधों की रोपाई करें। नींबू के बाग में डाई बैग से प्रभावित टहनियों को काटकर कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाएं। पौधों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। जानवरों को दिन के समय छायादार स्थान पर बांधें। पशुओं को दिन में 3 से 4 बार ताजा पानी पिलाएं। पशुओं के संपूर्ण पोषण के लिए प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम खनिज लवण अवश्य दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है श्री माधोपुर जिला सीकर के किसान मुकेश कुमार ने। आम मिर्च में लगने वाले श्याम बांड रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोटोटाइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। श्याम वर्ण रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदुनुमा रोगजनक की संरचनाएं बनती है।
अब सबसे रही बात की जो है ये बीमारी हर साल आती है, तो आपको सबसे पहले है कि सही बीज, स्वस्थ बीज का चुनाव करना है। दूसरी बात है कि बीज उपचार करके ही लगाना है। बीज उपचार के लिए आपको दवा बताए कि कार्बेंडाजिम और प्लस या कार्बोक्जिन, ये दोनों में से कोई दवा उसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको उपचार कर लेते हैं। उपचार करने के बाद ही उसको लगाएं। अब जब रही की बात, जब बीमारियां जब आना शुरू हुई तो जब पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई पड़े, उस समय आपको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, जिसमें कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब दोनों दवा रहती है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इस फफूंद जनित रोग से काफ़ी हद तक बचा सकता है। बहुत सारी दवा जो है आप कार्बेंडाजिम भी डाल सकते हैं और मैनकोजेब भी अलग अलग से डाल सकते हैं, उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रभावी इसका उपाय करना है तो मैंने जो दवा बताई, जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।